हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो मेनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस होगा। लेकिन जो पिछली क्लास में अपन ने जो कवर किया था उससे रिलेटेड प्रॉब्लम अपन शुरू में लेंगे, उसके बाद उसको करेंगे। तो अपन वन बाय वन देखते हैं उसको। देखो, आप मैट्रिक्स का प्रोडक्ट देख चुके हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं, दो मैट्रिक्सेस का। उसी से ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज ए नल मैट्रिक्स। आपने नल मैट्रिक्स के बारे में सुना है, आपने नल मैट्रिक्स को आपको बता दिया है कि जिस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो हो दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स, आपकी मर्जी हो सो बोल दीजिए उसको। तो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं कि दो नल मैट्रिक्स हो तभी उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आए। दो मैट्रिक्स हैं वो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, उसके बावजूद भी आप उसका प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। कैसे? एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे ए बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है और बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। आप जब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 0 0 1 0 0 0 इज इक्वल टू, अब देखिए आप इसको 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0, फिर 0 प्लस 0, फिर इसमें भी 0 प्लस 0 और इसमें भी 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0। ये आपकी 2 बाई 2 की नल मैट्रिक्स आ गई। तो ये ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स से और जीरो मैट्रिक्स से आ गया। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ तो जीरो ज़्यादा हैं। अगर आप इनको वैसे भी सॉल्व करें तो माइनस प्लस होके ये मान लो -7 आ जाए, +7 आ जाए, इस तरीके से आके भी ये नल मैट्रिक्स बन सकती है। दूसरे एग्जाम्पल भी इसके बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए आप इसमें A इज m by n मैट्रिक्स एंड 0 इज नल मैट्रिक्स, देन इसके इक्वल टू क्या होगा ये पूछ रहा है। ये A है, ये m by n मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स है वो n by p है। तो पहली बात देखो आप डिफाइंड हो रही है कि ये इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं A के, वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो डिफाइन होगी है। तो ये मैट्रिक्स कैसी आएगी? देखो, जैसे मान लो मैं एक मैट्रिक्स A है, वो 4 3 -1 2 0 7 5 8 9, ये मेरी एक मैट्रिक्स। इसको थोड़ा आगे और बढ़ाना चाहिए तो आगे और बढ़ा दीजिए, 5 4 2, ये मैट्रिक्स है मेरी। ये 3/4 की मैट्रिक्स है मेरी, 3/4 की मैट्रिक्स है मेरी। तो अब मेरे को जो जीरो मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, उसमें मेरे पास मेरी ये लिमिटेशंस होंगी कि इस जीरो मैट्रिक्स लूंगा तो मैं इसके जो कॉलम्स हैं उसके बराबर इस जीरो मैट्रिक्स के रोज होनी चाहिए। तो जीरो मैट्रिक्स में ये ले सकता हूं, हो सकता है कि इसके कॉलम और बढ़ा दूं, लेकिन इसकी रो 4 ही होनी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स हो गई 4/2 की मैट्रिक्स हो गई। आप जब आपकी ए मैट्रिक्स है वो 3/4 की है, आप इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका जीरो मैट्रिक्स से जो 4/2 की है, जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के आपका रिजल्ट 0 आएगा। इस रो को इस सेकंड कॉलम से करेंगे तो भी आपका रिजल्ट 0 आएगा। इस रो को इस फर्स्ट कॉलम से अगेन 0 आएगा।
इस रो को इससे करेंगे तो भी 0 आएगा, और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो भी 0 आएगा, और थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये आपका जो मैट्रिक्स आई है 0/0, ये जो आपकी 0 मैट्रिक्स आई है ये 3/2 की आएगी। किसकी आएगी? 3/2 की आएगी। तो ये जो यहाँ मैट्रिक्स आएगी वो 0 मैट्रिक्स होगी, लेकिन ये किस ऑर्डर की आएगी? M/P ऑर्डर की आएगी। अब की बार इसने ये 0 मैट्रिक्स यहाँ ली है, तो इसको आप देख सकते हैं कि जैसे इसको किया है उसी तरीके से इसको करेंगे आप। तो 0 मैट्रिक्स है वो P/M ऑर्डर की है, और A मैट्रिक्स है वो M/N ऑर्डर की है। तो इसमें जो 0 मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? P/N ऑर्डर की आएगी। तो इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपकी a⁻1 का मतलब आपका a आएगा। यहां जो मेरी मैट्रिक्स A है उसकी एक कंडीशन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, वरना ए स्क्वायर डिफाइन नहीं होगा, वरना ए स्क्वायर डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए आप इसमें फिर A³ डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपकी a⁻1 = a आ गया। अगर मैं a² की बात करूं तो a × a, मतलब इस मैट्रिक्स A को A से मल्टीप्लाई करेंगे आप। मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे आप। उसमें फिर अगर आपका A³ आ गया तो आप क्या करेंगे? पहले आप इस A को A से मल्टीप्लाई कर रखा है, वो आपका आ रखा है A², तो वो A² का आपका रिजल्ट पहले आ रखा है, और आप इसको A से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर A4 होगा तो आपका A³ तो आपने पहले निकाल रखा है, और उसको फिर A से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी देखो ये a⁻n+1 है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ ये इसी तरीके से किया हुआ है, जैसे a/4 = ये है, तो इसको a³ + 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे इसका मतलब पावर 1 है। तो इसी तरीके से a⁻n+1 = a⁻n × a होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। जो पावर है वो नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। ऐसे ही आपकी जो कोई मैट्रिक्स है उसकी पावर m का मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड m टाइम्स टू इटसेल्फ, मतलब मैट्रिक्स खुद से m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रखी है। मतलब a⁻m = a × m टाइम्स, ये है आपका। और इस a⁻n का मतलब भी वही हो जाएगा, a⁻n = a × a n टाइम्स। तो इसमें क्या है, लॉ ऑफ इंडिसेस है वो लागू होता है। जैसे आप नंबर्स पे करते हो कि a⁻m, मान लो x⁻m × x⁻n, देन यू कैन से दैट पावर वो बेस है वो सेम है, देन x⁻m + n। तो वो सेम चीज़ आपके मैट्रिसेज में भी अप्लाई होगी। तो आपका जो a⁻m × a⁻n को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो a⁻m + n आपका आ जाएगा, वेयर m and n आर ए एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, मान लो आपने a⁻m निकाल लिया, एक मैट्रिक्स A है उसको m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, इसका जो रिजल्टेंट आया आपने उसको उस रिजल्ट को भी पावर n का मतलब उस रिजल्ट को भी आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो a⁻m n, मतलब
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा mn के, और यहाँ भी mn होंगे, वो एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें थी इंटीग्रल पावर की। नेक्स्ट, अपन ने 10th क्लास में और 9th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में खूब पढ़ा है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? देखो, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई वेरिएबल x है तो उसका जो पॉलिनोमियल fx होगा वो a0 x रेज़्ड टू पावर m, a1 x रेज़्ड टू पावर m-1, a2 x रेज़्ड टू पावर m-2, a3 x रेज़्ड टू पावर m-3। तो इस तरीके से लास्ट में am-1 x एंड एट लास्ट कांस्टेंट टर्म am। मतलब यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर m है x की वेरिएबल की, फिर पावर 1 कम हो गई, 1 कम हो गई, 2 कम हो गई, 3 कम हो गई, यहाँ पे पावर कम होते 1 आ गई और यहाँ पावर 0 आ गई। तो और इसके ये कोफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2, a3, am-1 and am। These are real numbers, these are a real numbers। और x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल होनी चाहिए। मतलब पावर है वो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पावर -1 आ जाए या पावर हाफ आ जाए या पावर 1/3 आ जाए, ऐसा नहीं है। तो ये आपका पोलिनोमियल हो गया। ये पोलिनोमियल है। आप इस पोलिनोमियल में x की जगह अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास में, a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, ये आपका पोलिनोमियल है, ये m डिग्री का है। पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? m है, ये अलग है इसका। अब यहां ऑर्डर है ये आपके मैट्रिक्स a का, वो n है। वो n का मतलब आपका 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर x की जगह a सब्स्टिट्यूट करते हैं और इधर भी राइट हैंड साइड में भी a की x की जगह a सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो वो होगा मैट्रिक्स पोलिनोमियल कहेंगे इसको। इसमें और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ भी ऐसा ही आ जाएगा, ये एक x की जगह a आ जाएगा। लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, उसमें आपको ध्यान रखना है। उसमें ध्यान क्या रखना है? ये भी मैट्रिक्स है क्योंकि ये कोई स्केलर है और आपको पता है कि अगर मैट्रिक्स A मैट्रिक्स है वो n ऑर्डर की है तो आपकी a स्क्वायर भी n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। आपकी a रेज़्ड टू पावर m भी होगी, वो n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इस बात से आप सहमत होंगे शायद। तो अब ये सारी की सारी जो a वाली मैट्रिक्स है, a रेज़्ड टू पावर m, a रेज़्ड टू पावर m-1, a रेज़्ड टू पावर m-2, a रेज़्ड टू पावर m-3, a रेज़्ड ये a, तो ये सारी की सारी मैट्रिसेस हैं वो n ऑर्डर की होंगी। और आप इसके स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस किसी स्केलर a0 से, a1 से, a2 से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स को तो उसके ऑर्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका जो हर एक एलिमेंट है, जैसे a0 से मल्टीप्लाई करो तो a0 टाइम हो जाएगा, a1 से मल्टीप्लाई करो तो a1 टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस लास्ट टर्म में am ही रखता तो ये तो एक नंबर है, जबकि मैट्रिक्स के साथ में नंबर नहीं जुड़ सकता, इसलिए मैंने यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स in किया है यहाँ पे। तो ये आपकी लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म आएगी उसके साथ में इसी ऑर्डर की, किस ऑर्डर की, जो a का ऑर्डर है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उस कांस्टेंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो नेक्स्ट, इसी का एक एग्जांपल देखिए आप। ये एग्जांपल है, देखो इफ a इज इक्वल टू ये है, i इज इक्वल टू ये है, आपको k फाइंड आउट करना है। ये इस तरीके से है। एक इक्वेशन है मैट्रिक्स में
तो देखो इसमें आपका a इज इक्वल टू क्या है, 1 0 -1 7, 2/2 का है। तो आपका a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 0 -1 7 है। इसको a से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 + 0, इस रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 + 0, इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 -7, इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 + 49। तो ये आपका a स्क्वायर आ गया। ये आपका क्या आ गया, a स्क्वायर। आपकी जो इक्वेशन है वो है a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a + k × i। i आपकी ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर आपका आ गया क्या, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, 1 0 -8 49, ये आपका a स्क्वायर है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए, 1 0 -8 49 इज इक्वल टू 8 × 1 0 -1 7 प्लस k 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी, 1 0 -8 49। आप इधर इसको करें तो ये 8 + k, 8 + k, फिर ये देखो 0 + 0, फिर ये इधर से -8 + 0, फिर इसको आगे देखें आप, 7 8 6 56 + k, ये आ गया। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, 8 + k 0 -8 56 + k, (1 0 -8 49). देखो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से, जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल है ही, ये इसके इक्वल है ही, और ये इसके इक्वल हो जाए। तो देखो 1 को, पहली बात आपका हो जाएगा 8 + k इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, 56 + k इज इक्वल टू 49। तो देखिए यहां से k की वैल्यू क्या आ रही है, k इज इक्वल टू -7, और यहां से भी देखिए k की वैल्यू क्या आ रही है, k इज इक्वल टू -7। तो यहां पे आपका जो आंसर आएगा, वैल्यू ऑफ k आएगी वो -7 आएगी। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स पोलिनोमियल्स को, या मैट्रिक्स ये जो पोलिनोमियल इक्वेशंस हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अपन ने अब तक मैट्रिक्सेस के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किए, जैसे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, multiplication of two matrices and transpose of matrices and difference of matrices। तो काफ़ी मैट्रिसेस के ऊपर अपन ने मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशन किए हैं, चाहे वो सम का हो, चाहे डिफरेंस का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो। अब मैट्रिक्स के अंदर घुसेंगे अपन, तो मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रो और एक होता है कॉलम।
अब तक अपन ने मैट्रिसेस के ऊपर जो ऑपरेशन किए हैं, अब अपन सर्टेन ऑपरेशंस हैं वो उनके रो एंड कॉलम पे भी करेंगे। अब वो देखिए क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आप किसी रो या किसी कॉलम के ऊपर कोई सर्टेन ऑपरेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अगर रो के ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो। और अगर आप कॉलम के ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। अब इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अब ऑपरेशन कौन से होंगे इनके ऊपर? रो ऑपरेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इनके ऊपर ऑपरेशन कैसे करेंगे अपन? तो देखिए उन ऑपरेशंस को कैसे करेंगे। मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, वो है 4 3 2 1 9 8 5 7 6। ये मेरी एक मैट्रिक्स है। अब इसके ऊपर जो मैं फर्स्ट ऑपरेशन करूंगा, मान लो मैं इसके ऊपर ऑपरेशन ये करूं, मैं R1 बोलूंगा उसका मतलब और फर्स्ट रो है, R2 बोलूंगा उसका मतलब सेकंड रो है, Rn बोलूंगा उसका मतलब nth रो है। ऐसे ही मैं C1 बोलूंगा उसका मतलब फर्स्ट कॉलम है, और C2 का मतलब सेकंड कॉलम है, और Cn का मतलब nth कॉलम है। तो मैं R1 और R2 को इंटरचेंज करूंगा, तो मैं इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखूंगा, R1 और सिंबल ये R2। इसका मतलब ये हो गया कि आप R1 और R2 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, और जब R1 और R2 रो को आप इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो, R1 रो R2 बन जाएगी, R2 रो R1 बन जाएगी। 1 9 8 4 3 2 एंड 5 7 6, और ये आपकी एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी B। आपने क्या किया? सिर्फ R1 R2 को इंटरचेंज किया। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, दिस न्यू मैट्रिक्स B इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स A। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? A इज इक्विवेलेंट टू B, A इज इक्विवेलेंट टू B, और यू कैन से B इज इक्विवेलेंट टू A, B इज इक्विवेलेंट टू A, ये लिखेंगे आप इसको। अब देखिए, ये एक ऑपरेशन तो हो गया आपका, कि आपने एक ऑपरेशन जो है आपका वो आप रो को चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन रो में क्या है, मैं इसी मैट्रिक्स को ले रहा हूं A को, और मैंने इसको कि किसी भी रो को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। मैं मान लो मैं थर्ड रो है, रो थर्ड है, उसके हर एक एलिमेंट को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पहले तो सिंबॉलिकली मैं उसको लिखूंगा कैसे? R3 4R3, इस तरीके से लिखूंगा मैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपने R3 के ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई किया है, आपने उसको 4 टाइम्स कर दिया है। तो अब देखो, जो मैट्रिक्स आएगी, न्यू मैट्रिक्स आएगी, वो क्या आएगी? देखो, 4 3 2 1 9 8। ये दो रो ऐसी कैसे आएंगी? सिर्फ थर्ड रो में चेंज आएगा,
उसका हर एक एलिमेंट 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो आपकी जो न्यू मैट्रिक्स आएगी बी, ये आप इसको सी कहें, देन दिस सी इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए, क्योंकि सी से ये ऑपरेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स आई है, तो आपकी ये सी मैट्रिक्स है, सी इज इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स। इस तरीके से ये सेकंड ऑपरेशन हो गया। जरूरी नहीं आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, आप -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव। तो आगे देखिए आप इसमें थर्ड जो इसकी ऑपरेशन है उसको आप कैसे करेंगे। आप पहले किसी भी रो के हर एक एलिमेंट को या किसी भी रो को किसी कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से, आपको इसको भी नॉन जीरो से ही करना होगा। जैसे ये एप्लीकेशन है, नॉन जीरो पे होगी, अगर आप नॉन जीरो से नहीं करोगे तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं है। नॉन जीरो होनी चाहिए आपकी, जो स्केलर है ये 4 होना चाहिए, जीरो नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं कि किसी की रो को आपने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज नॉट ए अलाउड। ओके, नेक्स्ट, आपने किसी भी मैट्रिक्स से किसी भी रो को आपने कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसको दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दिया, तो ये आपका तीसरा ऑपरेशन होगा। मान लो मैंने इससे मान लो R2 में मैंने, ये मेरी रो R2 है, इसमें मैंने R3 का जो 3 टाइम्स है या R1 का 3 टाइम्स मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि आपने R2 मैट्रिक्स में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया। वो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या किया, आपने R2 रो में R1 मैट्रिक्स के R1 रो के 3 टाइम्स ऐड कर दिया। तो कैसे ऐड करोगे, देखो ये आपकी मैट्रिक्स A है, इसमें आप R2 में चेंज आ रहा है, बाकी चेंज नहीं आएगा। R2 में क्या चेंज आ रहा है, देखो ये 4 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा। R2 में इसका 3 टाइम्स आप ऐड कर रहे हैं, R1 का, R2 में R1 का 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 12 और 1 + 12 इज इक्वल टू 13। 9 + 9 इज इक्वल टू 18। 8 + 6 इज इक्वल टू 14। और ये एज इट इज रह जाएगी क्योंकि इसके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है। तो ये आएगी आपकी, ये न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी इसी से। और ये मान लो आपकी D है, तो ये आपकी मैट्रिक्स D है, इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स A हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रो होंगे। सेम ऑपरेशंस ऑन कॉलम्स, कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशंस देखो वही होंगे। अब की बार आपको कॉलम के ऊपर ऑपरेशन करना होगा। मान लो मेरा A है इज इक्वल टू -1 2 5 4 3 1 2 6 4। ये आपकी मैट्रिक्स है। आप जो रो वाला ऑपरेशन किए थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन थे, वो कॉलम के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट कॉलम आपका ये है C1, सेकंड कॉलम आपका ये है C2 और थर्ड कॉलम है ये आपका C3। ये कॉलम्स आपके। आपने पहली बात अपन बात करेंगे इंटरचेंजिंग की। अगर अपने को आवश्यकता पड़ेगी तो अपन इंटरचेंज करेंगे। और इंटरचेंज करेंगे
जैसे मान लो मैं C1 को C3 के साथ इंटरचेंज करूंगा, C1 को C3 के साथ इंटरचेंज करूंगा, तो पहले तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा और उसके नीचे मैं जो चेंज आया है और जो चेंज आने के बाद जो मैट्रिक्स आपकी आई है उसको लिख दूंगा। तो इसके नीचे तो मैंने ये लिख दिया और फिर C1 और C3 को आपने इंटरचेंज कर दिया। ऐसे कर दो, जो ये मैट्रिक्स है इसके ये C1 है, ये C3 है, इसको इस तरीके से कर दो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4। ये 2 में कोई चेंज नहीं होगा, ये आपका जो कॉलम फर्स्ट है ये कॉलम थर्ड बन जाएगा। तो ये आपका एक नई मैट्रिक्स आ गई B। दिस मैट्रिक्स B इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स A। तो ये आपके कॉलम इंटरचेंज करने से नई मैट्रिक्स आई है। दूसरी, आप इस मैट्रिक्स के किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और वो एक आपका दूसरा ऑपरेशन होगा C1 माइनस 2C1। यहां आपने जो ऑपरेशन अप्लाई किया वो C1 पे किया है, और आपने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है, आपने C1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब आपके फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आएगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा -4 आएगा। और किसी को तो कुछ करना ही नहीं है। ये आपने ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई कर दिया और आपकी जो C मैट्रिक्स आई दिस इक्विवेलेंट टू A हो गई। तीसरा, आपने इस मैट्रिक्स के किसी कॉलम को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर कॉलम में उसको ऐड कर दिया। जैसे मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं यहां पे C2 माइनस A या C2 प्लस A 3C1, C2 प्लस 3C1। इसका मतलब ये हो गया कि आपने ऑपरेशन C2 के ऊपर अप्लाई किया है, और वो क्या किया, आपने C2 को C2 रखते हुए दूसरी मैट्रिक्स का जो दूसरा कॉलम है वो C1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और C2 में ऐड कर दिया। तो देखो इसको कैसे करेंगे, C1 को एज इट इज लिख दीजिए -1 4 2। अब C2 में क्या अप्लाई कर रहे हैं आप, C2 तो C2 2 लिख दीजिए आप पहले, फिर 3C1 आपके ये एलिमेंट है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो ये हो जाएगा -3 आ जाएगा, -3 × 1 3 आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे 3, C2 की जगह 3 है ये इसका सेकेंड एलिमेंट। अब 3C1 प्लस 12, फिर आप अगेन 6 लिखेंगे, इसमें 3C1 इसका एलिमेंट का 3 टाइम्स 6, फिर आप आगे वाला एलिमेंट लिख देंगे 5 1 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 5 4 15 1 2 12 4। तो इस तरीके से ये आपका D आ गया। दिस D इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू A। तो इस प्रकार से 3 आपके ऑपरेशंस होंगे। आप इनको पढ़ भी सकते हैं, आप पढ़ लीजिए, आप इसको पढ़ना चाहें तो। रो में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या देखो, लेट A बी ए मैट्रिक्स
देन द फॉलोइंग आर नोन एज ए एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स। कौन सा? इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। आप कोई भी दो रो है आपके पास में, मान लो एक ith रो है एक jth रो है, तो इसको ri कर देंगे और इसको j के साथ jth रो के साथ चेंज करेंगे तो ri rj। इस तरीके से आप इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे। ऐसे ही मान लो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एलिमेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो स्केलर। मान लो आपकी आई भी मान लो रो है, उसके एलिमेंट्स को आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने ये लिखा है। थर्ड रो को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है। आप इसी तरीके से मान लो ith रो के ऊपर आप एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। वो ऑपरेशन है कि jth रो के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करके इस रो में जोड़ते हैं, तो इसको ऑपरेशन को अपन इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे jth रो के k टाइम्स को ith रो में जोड़ेंगे और ith रो में ये चेंज आएगा वो ith रो में आएगा। ऐसे ही आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के लिए करेंगे। अगर ith कॉलम है उसको जो jth कॉलम के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं तो मैं सिंबॉलिकली ऐसे लिखूंगा। मान लो थर्ड और फोर्थ कॉलम का है तो C3 C4 आ जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर। तो अगर आप किसी ith कॉलम को किसी कांस्टेंट टर्म के कांस्टेंट नंबर k से या स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको सिंबॉलिकली इस तरीके से लिखेंगे। और आपके jth कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आप k से मल्टीप्लाई करके और उसको ith कॉलम में ऐड कर रहे हैं, तो आपका जो ith कॉलम पे जो ऑपरेशन होगा उसको ऐसे लिखेंगे। जो यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। देन थैंक यू। आगे का अपन अगली क्लास में देखेंगे।